আপনারা অনেকেই জানেন, অনেক মহিলারা যারা দেখছেন, দর্শকরা দেখছেন এই অনুষ্ঠান, তাদের অনেকের অস্টিও আর্থারাইটিস রয়েছে এবং এটা মানে মহিলাদের ক্ষেত্রে, উইমেনদের ক্ষেত্রে কেন এটা বেশি হয় সেটা নিয়ে আমি বড় একটু আলোচনা করি, একটু জানার চেষ্টা করি। স্যার, ওয়াই অস্টিও আর্থারাইটিস इज कॉमन इन वुमेन? सो अपने कंट्री में वुमेन इन टर्म्स ऑफ मेन कंपेयर करें तो एक फिजिकल एक्टिविटी कम है, दो दे वर्क अलॉट, घर में बहुत सारा काम करते हैं, खाना पकाते हैं, मगर उनका जो फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटी रहता है बहुत कम रहता है कंपेयर टू मेन। द सेकेंड पॉइंट है उनका ईस्ट्रोजन और हार्मोन की वजह से पोस्ट मेनोपॉजल में दे गेट ओबीस, ज़्यादातर ओबीस हो जाते हैं। राइट। तीसरा पॉइंट है वो लोग ज़्यादा नीचे बैठते हैं, जो खाना पकाते हैं, पूजा करते हैं, तो बहुत नीचे बैठ के काम कर, ये तीन वजह से उनमें बहुत कॉमन है। जॉइंट रिप्लेसमेंट भी उन्हीं में कॉमन है। ओके। और मतलब इज वेट लॉस इज एडवाइज्ड बिफोर टीके? routinely it is said that weight loss will help because फिजियोथेरेपी इजी होता है, मगर किसी को भी वेट लॉस करने के लिए एडवाइस करें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेट लॉस एट दैट एज अराउंड 60-65 इज़ वेरी डिफिकल्ट। उससे बेटर एडवाइस विल बी वी विल आस्क देम टू डू फ्यू एक्सरसाइज बिफोर सर्जरी, जहाँ पे उनका मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगा। उससे क्या है, अपना जो सर्जरी के बाद जो फिजियोथेरेपी होता है ईजी हो जाता है। ओके। और डिफरेंस क्या है, मतलब कन्वेंशनल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है उसमें और रोबोटिक में जो मेजर डिफरेंसेस है लॉन्जेविटी के, मतलब लॉन्जेविटी हो सकता है, टोटल प्रोसेस पे हो सकता है, आप अगर ये थोड़ा बता दें। मेन डिफरेंस है हम अपने को उनमें प्रिसीजन कट होता है और अलाइनमेंट एग्जैक्टली लाइक टेक्स्ट बुक में ये डिस्क्राइब होता है कि 0 डिग्री मैकेनिकल एक्सिस में रखना है और मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू कटिंग रहना, वो एग्जैक्टली वी कैन अचीव इट विथ अ रोबोटिक सर्जरी। सेकेंड जो डिफरेंस आता है, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी दे वॉक। कन्वेंशनल्स की वजह से डिफरेंस, छोटा डिफरेंस रहता है, मगर रोबो करते करते हमें ये सिखा लिया। अब सीनियर सर्जन हमारे जैसे लोग हैं जो रोबो रेगुलर कर रहे हैं, तो उनको अभी रोबो का जो नॉलेज है आके हाँ हम लोग सीख के कन्वेंशनल भी वी आर गेटिंग टू अ रोबो लेवल, तो दैट इज अ big advantage for people who are doing a robo. Now we have understood how exactly robo thinks, and we are using that experience and doing a conventional with equal amount of precision. अच्छा। और मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है इसके बाद, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, रोबोटिक्स से हो गया, स्पाइन सर्जरीज हो गया, इसके बाद लॉन्जेविटी कितना है, टोटल लाइफ स्पैन कितना है इसका? अभी आपने जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एविडेंस के हिसाब से अराउंड 30 इयर्स इज़ रफली व्हाट इज़ द लाइफ वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर इसमें जॉइंट से बहुत सारे कंपनी है, कंपनी में एक टाइटेनियम का आता है, एक ऑक्सीनियम का आता है, जो आगे बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट यूज़ करके अच्छा प्रिसीजन से ऑपरेशन हुआ तो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 30 इयर्स ऑफ लाइफ। सर्जरी के बाद जो कुछ भी नॉर्मल रूटीन है सब चले जा सकते हैं। एक एक अपना पेशेंट है, ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, और बाइक तो रेगुलर ही सब चलाते हैं। एक एक लोग भी तिरुपति जाके भी आगे हैं। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है आफ्टर? यूजुअली वी डोंट एडवाइस, मगर एक एक लोग जो वुमेन है दे प्रे दैट आई विल कम टू तिरुपति एंड दे हैव अ लास्ट विश एंड दे विल गो एंड कम बैक। नॉट एडवाइस बट दे कैन डू इट। दे कैन डू इट। और इसके बाद ऐसा कभी हुआ है कि मतलब फिर से सर्जरी कराना पड़ी कि कुछ इयर्स बाद, मतलब कुछ साल बाद? 2-3 चीज़ें हैं। ऑल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज अराउंड 98% एक्यूरेट, ऐसा नहीं है 100% परफेक्ट है। 2% का प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसमें कॉमन प्रॉब्लम है, एक इन्फेक्शन आ सकता है, दूसरा ये लोग बोन वीक होने की वजह से जब गिरते हैं तो फ्रैक्चर्स होते हैं। हर लोगों को फ्रैक्चर होता है, मगर जब जॉइंट रिप्लेसमेंट रहता है, जॉइंट स्ट्रांग रहता है, उसके ऊपर का बोन फ्रैक्चर होता है। तो ये दोनों कंडीशन में हमको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और पुराने टाइम में जब ओल्ड मेथड का इम्प्लांट यूज़ करे थे वो अभी फेल हो रहे हैं। अच्छा। तो अभी जो लेटेस्ट यूज़ करे उसका तो लॉन्जेविटी 30 इयर्स है। तो मैं जब छोटा था वो जो रिप्लेसमेंट हुआ था वो थोड़े फेल हो रहे हैं, उनका रिवीजन अभी हो रहा है। तो अभी उनका रिवीजन भी अच्छा इम्प्लांट आ गया है, तो 1 more सर्जरी एंड दे आर बैक टू नॉर्मल। ओके। सो फॉर एग्जांपल किसी का सर्जरी हो गया, इसके बाद टेक केयर कैसे करना है?
द फर्स्ट थिंग इज़ इनिशियल फ्यू डेज उनका वूंड ड्रेसिंग केयर रहता है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। अगर कुछ सोकेज हो रहा है, कुछ फीवर आ गया है, कुछ स्वेलिंग आई तो इमिडिएटली सर्जन को मीट करना है। ओके। दूसरा चीज़ रहता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में अभी जो पुराने कन्वेंशनल टेक्निक में बहुत सारा फिजियोथेरेपी था, पेशेंट हर लोग चिल्ला के रो के वो सब होता था। अभी आजकल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में मिनिमल फिजियोथेरेपी है, दिन में एक बार नहीं तो हफ्ते में 3 बार एक फिजियोथेरेपिस्ट आके उनको एक्सरसाइज सिखा देता है, फिर वो लोग 3-4 बार अपने आप कर लिए तो बस है। अराउंड 1 to 2 months में दे आर बैक टू नॉर्मल। ओके। और स्पाइन सर्जरी होने के बाद उसके बाद क्या क्या करना ज़रूरी है उसको ठीक रखने के लिए, क्योंकि लोग पूछते हैं हमेशा आफ्टर स्पाइन सर्जरी कि वो लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे या नहीं, ये सब क्वेश्चंस रहता है। अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी को अगर स्पाइन प्रॉब्लम आया तो बिकॉज दे आर वीक मसल्स, सो उनको क्या करना है, इमिडिएटली जो मसल्स वीक है उनको स्ट्रांग करना है। एक तो सर्जरी हो गया, डिस्क निकाल दिए, बाकी अब बॉडी में तो 33 डिस्क रहते हैं, L4 L5 में हो गया, L5 S1 में भी आ सकता है। तो उसको बचाने के लिए पूरा उनका जो है शेड्यूल ऐसा करना है कि बैक स्ट्रेंथनिंग करना है। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वॉकिंग डेली, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। उनको ऐसा करना है कि रेगुलरली अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंटिन्यू 10 आवर्स बैठ के काम कर रहे हैं, उनको चेंज करना है कि एवरी 2-3 आवर्स जाके वॉशरूम जाना के आना, नहीं तो फ्रेंड्स को मिलना, ऐसा जो ब्रेक्स रहता है वो करना है। और बहुत सारा ये कैब में रिलाई करना, अगर 1-2 किलोमीटर का है तो वॉकिंग इज़ अ बेटर थिंग एंड दे शुड रेगुलरली वॉक एंड कीप देम सेल्फ फिट। और मतलब व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा कुछ रहता है? पोटेंशियल रिस्क है, अभी जो यूथ में क्रेज लोग है जो वेट लिफ्टिंग, हेवी डेड लिफ्ट्स करते हैं, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वो नहीं करना है। अगर जिन को MRI में थोड़ा डिस्क बल्जस है, नहीं डिस्क प्रोलैप्स छोटा है, वो लोग सावधानी से करना है। बाकी के पोटेंशियल रिस्क है, फ्रैक्चर्स, एक्सीडेंट, वो तो वी कांट अवॉइड देम, बट इम्पॉर्टेंट इज यू नीड टू कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड इंक्रीज योर स्पाइन हेल्थ। तीसरा चीज़ है, अब अगर सर्जरी होने के बाद वो लोगों को जो एडवाइस दिया जाता है उसको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा। और मतलब ये आप जो मतलब आफ्टर सर्जरी, आफ्टर स्पाइन सर्जरी और नी सर्जरी, मतलब ये जो फिजियोथेरापी है ये एकदम नेसेसिटी है? हाँ, नेसेसिटी। अभी एंडोस्कोपी स्पाइन में वेरी लेस, उसमें ऑलमोस्ट विद इन ए वीक ऑल माय पेशेंट्स गो टू द ऑफिस एंड दे आर बैक टू द रूटीन। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में ज़रूरी है अराउंड 1 to 2 months डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, वो भी ट्रेन फिजियोथेरेपी रहे तो बेहतर है। ओके। और लोगों के मतलब जो पेशेंट्स हैं उन लोगों में एक डर रहता है, मतलब ये ऑपरेशन लेके, ये मतलब सर्जरीज लेके, उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? मैं सब लोगों को ये बोलूँगा कि पहले अच्छा कंसल्टेंट को मिलिए, फिर बाद में इवैल्यूएशन। जो स्पाइन है 90% ऑफ स्पाइन को सर्जरी नहीं चाहिए, उनको प्रॉपर एडवाइस, एक फिजियोथेरेपी नहीं तो मेडिकेशन लेना है, फिर रेगुलर फॉलोअप MRI स्कैन करके उसको अवॉइड कर सकते हैं। और जब इंडिकेटेड है तो बेटर गो फॉर ए एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी देन अ रेगुलर स्पाइन सर्जरी। ये भी अगर आप बात बता दें सबको कि मतलब ये इंडिकेटर्स क्या क्या है, मतलब स्पाइन के लिए या फिर नी जॉइंट के लिए, क्योंकि दर्द तो होता है, कभी कभी पेन तो होता है किसी किसी को, लेकिन क्या क्या अवॉइड करना चाहिए अगर मतलब ये चीज़ ताकि एकदम ऑपरेशन तक ना पहुँचे, इसके लिए क्या क्या अवॉइड करना ज़रूरी है? तो पहला प्रिवेंशन इज अच्छा है। प्रिवेंशन में क्या है, हेल्दी है लाइफस्टाइल, जो कुछ भी छोटा मोटा स्पोर्ट्स खेलना है वो करना है, स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है, और जिनको अगर दर्द है तो इवैल्यूएट करना है, MRI स्कैन कर लेना है, असेस करना है कि डिस्क प्रॉब्लम कितना है, नहीं तो नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस कितना है। अगर स्टेज 1-2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है और 3 और 3, वो लोग नीचे नहीं बैठना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, हो सका तो वेट रिडक्शन करना है। ये सब करने से ग्रेड 4 जाने से रोक सकते हैं। तो उनका अगर एज 65 है, ये सब करके रोक लिए, 75-80 ईयर्स हो गया तो ख़त्म, सर्जरी अवॉइड कर सकते। अगर जो लोग नहीं कर पा सकते, उनको मुश्किल हो जाता है, फिर दे इवेंचुअली लैंड अप इन सर्जरी। लेकिन मेडिसिन से ठीक हो सकता है अगर फर्स्ट स्टेज पे है? हाँ, चीज़ 3rd स्टेज तक ऑस्टियोआर्थराइटिस में सब मेडिसिन से ही मैनेज होता है, थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से हो जाता है। ओके।
স্যার যেটা বলছিলেন, যেটা আলোচনা করছিলেন, তাতে আপনারা বুঝতেই পারছেন যদি কোনো রকম কোনো ইন্ডিকেটর থাকে, কোনো রকম কোনো সমস্যা হয়, তার জন্য খুব দ্রুত একদম চিকিৎসকদের কাছে যাওয়াটা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের সঙ্গে কনসাল্ট করাটা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে একদম একদম অপারেশন অবধি বিষয়টা না যায়, সার্জারি অবধি বিষয়টা না যায়। কিন্তু সেটা যদি হয়েও থাকে, সেটাও খুব সহজ হয়ে গেছে আজকাল এই রোবটিক সার্জারির মাধ্যমে। যশোদা হসপিটালসে যে সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে, যে মেডিকেশনস দেওয়া হচ্ছে, যেভাবে সার্জারি করা হচ্ছে, সেটা সমস্ত বিষয়টা, গোটা বিষয়টা খুবই সহজ হয়ে গেছে। এই অপারেশন খুব সহজ হয়ে গেছে এবং সমস্যা কমে এসেছে, এবং সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। তবে আজকে অনুষ্ঠানের সময় একেবারে শেষ হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ডিসকাসিং এভরিথিং। আপাতত এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। অন্যান্য খবরের জন্য আপনাদের নজর থাকুক TV9 বাংলা।